नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 7वीं अध्याय 5 का जल, या इसी को हम कह सकते हैं पृथ्वी का जल मंडल। आप बताइए कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में कैसे कैसे चित्र बनते हैं। क्या आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम या अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं? दोस्तों, बच्चे वर्षा जल से भरे गड्ढे में कागज की नाव को तैराकर बहुत खुश होते हैं, परंतु दोपहर तक उस गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। तब बच्चों को दुख होता है। आखिर वह जल कहाँ चला जाता है? दोस्तों, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प पुनः संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जल चक्र। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। ठीक दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक थलशाला के समान है। वस्तुतः थलशाला घर के पौधे रखने का एक छोटा सा कृत्रिम अहाता होता है। साथियों, जो जल पृथ्वी पर आज से शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले या कुछ वर्ष या कुछ दिनों पहले अमेजन नदी में बहता रहा हो। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जल दो रूपों में मिलता है। पहला लवण युक्त जल, दूसरा अलवण जल या मीठा या पीने युक्त जल। मीठे जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, स्रोते एवं हिमनद आदि हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, खारा होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। क्या होता है सागर के जल में? अधिकांश सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक। ठीक है दोस्तों, आप समझ लीजिए लवणता के विषय में कुछ जानकारी। दरअसल लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की कुल मात्रा होती है। पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। कितना? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में 35 ग्राम। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। 1000 ग्राम में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता कहाँ पाई जाती है? इजराइल के मृत सागर में, जो विश्व में सर्वाधिक है। तैराक इसमें आराम से तैर सकते हैं या प्लावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक की अधिकता इसके जल को सघन बना देती है और उसमें आदमी डूबने नहीं पाता, प्रयास करने पर भी नहीं डूबता। अब जान लेते हैं जल के वितरण के विषय में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। आप सोच सकते हैं कि यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। एक विडंबना का विषय है। दोस्तों, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है? नहीं। उत्तर होगा नहीं है। आगे हम पृथ्वी पर उपस्थित जल को प्रतिशत रूप में आपको बता रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा।
महासागरीय जल पृथ्वी के कुल जल का 97.3% है। महासागरीय जल पृथ्वी के कुल जल का 97.3% है। और बर्फ छत्रक के रूप में यह जल 2% है। पृथ्वी पर बर्फ के रूप में या बर्फ छत्रक के रूप में यह जल 2% है। ठीक है। अब बचता है 1% जल, लगभग 1% जल। इस 1% में भूमिगत जल 0.68% है। भूमिगत जल कितना है? 0.68%। और झीलों का अलवण जल 0.009%। झीलों का अलवण जल 0.009% है। इसके बाद स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में जो जल है वह भी 0.009% है, यानी अलवण जल के बराबर। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में जो जल है वह भी 0.009% है। ठीक। इसके बाद वायुमंडल में जल 0.0019% है। हमारे वायुमंडल में जो जल तैर रहा है, जो वाष्प तैर रहा है, वह है 0.0019%। और नदियों में 0.0001%। नदियों में कितना? 0.0001% या 0.001%। 0.001%। इस तरह से यह योग 100% हो जाता है। अगर हम सागरीय जल को छोड़ दें तो पृथ्वी पर 2.7% जल ही मानव के उपयोग के लायक है। ठीक। मानव के उपयोग के लायक जल कितना है पृथ्वी पर? 2.7%। आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर निरंतर जल संकट क्यों आता रहता है। जल बहुत है लेकिन उपयोग के लायक जल बहुत कम है, और इसीलिए पृथ्वी पर हमेशा जल का संकट आता रहता है। दोस्तों, जीवन के लिए जल बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है, अन्य चीज नहीं। प्यास लगने पर दूध या शहद पीने से प्यास नहीं बुझती है। आप अनुभव किए होंगे। ऐसे में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही पूर्ण ढंग से जल का उपयोग ना किया जाए? दोस्तों, जल पृथ्वी का अमृत है। प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। विश्व जल दिवस मनाकर जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। दोस्तों, जल का दुरुपयोग करने पर हम जीवन के लिए बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और जल का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है। अब हम महासागरीय जल के परिसंचरण के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति प्राप्त होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला सा प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरीय जल की गतियों को हम तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराओं के रूप में विभक्त कर सकते हैं। आइए हम इनकी क्रमवार जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तरंगों के विषय में। समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो कैसे गेंद तरंगों के साथ तट पर वापस लौट आती है। दोस्तों, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहा जाता है। ठीक है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है
तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर महासागरों या सागरों में विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित या चलायमान हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक विस्थापित या चलायमान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। आपने सुनामी का नाम सुना हुआ होगा। अब तक आए सबसे विशाल सुनामी को 150 मीटर तक ऊंचाई का मापा गया है। सुनामी की तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। सुनामी की तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। पूर्व में भी आप पढ़ चुके हैं कि 2004 में आए सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एवं भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है दोस्तों, सुनामी को पृथ्वी का तांडव कहा जाता है। सुनामी एक तांडव के रूप में आता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। समझ सकते हैं 9 कितना घातक भूकंप है। ऐसा भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे धंस जाने के कारण हुआ था। क्यों हुआ था ऐसा? भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे धंस जाने के कारण ऐसा हुआ था। इसके कारण समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी, जिससे यह भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया था। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए महासागरीय जल विशाल मात्रा में उसी ओर बहने लगा था। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसी सुनामी के परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पूरी तरह से डूब गया। यह चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700-900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। ठीक है, हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों में
जल तल में तेजी से कमी आती है और फिर कुछ समय बाद विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग इस बात को नहीं समझ पाए और लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे थे। ऊंचे स्थानों पर न जाकर तट पर एकत्र होने लगे थे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। यह हम पूर्व के अध्यायों में भी बता चुके हैं कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। यह पूछा गया था जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ज्वार भाटा के विषय में। समुद्र तल के दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। क्या? समुद्र तल के दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते रहते हैं। ज्वार भाटे क्यों आते हैं? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा आकर्षित होता है, जिसके कारण ऊंचे ज्वार आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। कब सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये बड़े जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं महासागरीय धाराओं के संबंध में। दोस्तों, महासागरीय सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली कुछ जल की धाराएं होती हैं, जिन्हें हम धाराएं बोलते हैं, जल धाराएं बोलते हैं, समुद्री धारा बोलते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, परंतु ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से पैदा होकर उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं।
ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से पैदा होकर उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। धाराओं के प्रवाहित होने के कारण को एक प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। आप एक बाल्टी को पानी से 3/4 भरें, बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, वाटर हीटर डालकर, ठीक। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डाल लें और 1 बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि बाल्टी के पानी में धाराएं गर्म से ठंडी जगह की ओर और ठंडे से गर्म जगह की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। यही सिद्धांत महासागरीय धाराओं के प्रवाह के लिए भी काम करता है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। गल्फ स्ट्रीम धाराएं कैसी धाराएं होती हैं? गर्म जल धाराएं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बन जाता है। वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा भी उत्पन्न होती है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है प्रश्नोत्तरी की, ठीक। तो पहला प्रश्न है, वर्षण क्या है? वर्षण क्या है? दूसरा, जल चक्र क्या है? दूसरा प्रश्न है, जल चक्र क्या है? तीसरा, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अगला, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अगला, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? अगला, महासागरीय धाराएं क्या है? 300 शब्दों में विवरण प्रस्तुत कीजिए। महासागरीय धाराएं क्या हैं? 300 शब्दों में विवरण प्रस्तुत कीजिए। अब कारण बताइए। समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? जल की गुणवत्ता का ह्रास निरंतर क्यों हो रहा है? जल की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास क्यों हो रहा है? अगला, जल चक्र क्या है? विस्तृत रूप में बताइए। जल चक्र क्या है? विस्तृत रूप में बताइए। ज्वार भाटा को 150 शब्दों में समझाइए। ज्वार भाटा को 150 शब्दों में समझाइए। अगला, महासागरीय धाराओं के विषय में 250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। महासागरीय धाराओं के विषय में 250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। अगला, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? अगला, विश्व के मानचित्र में आगे बताए गए स्थानों को निरूपित कीजिए। विश्व के मानचित्र में आगे बताए गए स्थानों को निरूपित कीजिए। यह स्थान है कैस्पियन सागर, विशालतम मीठे पानी की झीलें, विश्व के सुनामी संभावित क्षेत्र, तीव्र भूकंपीय क्षेत्र, विश्व की बड़ी नदियों के मार्ग, ठीक। तो इस तरह से एनसीईआरटी कक्षा 7वीं के पाठ 5 जल या सटीक भाषा में पृथ्वी पर जल एवं उसकी गतियां नामक अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कक्षा 7वीं के भूगोल अध्याय 7 के प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन नामक चैप्टर के वीडियो के साथ। हमारी यह श्रृंखला नियमित देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे मानसिक सहयोग के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें। अगले एपिसोड तक के लिए आपके दोस्त राही का नमस्कार। जय हिंद।